देखें इस तरह के ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एसेट्स बैलेंस, ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करें तो क्या आएगा, कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि ओपनिंग एसेट बैलेंस है माइनस ओपनिंग लायबिलिटी बैलेंस है, तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। अच्छा, एंडिंग कैपिटल बैलेंस कब होता है, जब एसेट्स भी कौन से वाले हों, एंडिंग वाले हों, और लायबिलिटी भी कौन सी वाली हों, एंडिंग वाली हो। ठीक है, बाकी तो कैश बैलेंस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ओपनिंग एसेट्स बैलेंस है, ओपनिंग लायबिलिटीज है, तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। जैसे सिंगल एंट्री हम लोग मालूम भी किया था, सिंगल एंट्री में आपने कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट किया था और कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट किया। तो कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करने के लिए यही किया करते थे कि एट स्टार्ट की इंफॉर्मेशन देखा करते थे, और कैपिटल एट द एंड मालूम करने के लिए एट द एंड की इंफॉर्मेशन देखा करते थे। सही। नंबर 2 में कहते हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी दिस अकाउंट इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम और लॉस। ठीक है, लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था रिटेन अर्निंग का, उसमें यही बताया था कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इनकम समरी से निकाल के ट्रांसफ़र करती है कौन से अकाउंट में, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। यहाँ पे सवाल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में दिस अकाउंट इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और उससे पहले प्रॉफिट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, इनकम समरी के अकाउंट में एग्जिस्ट करता है, और इनकम समरी के अकाउंट में एज अ क्रेडिट बैलेंस हो तो नेट इनकम, और लॉस हो तो एज अ डेबिट बैलेंस। यानी इनकम समरी अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नेट इनकम को, और अगर वो डेबिट बैलेंस है तो फिर वो नेट लॉस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टू ट्रांसफर द नेट इनकम और लॉस कंपनी कौन सा अकाउंट यूज़ करती है, रिटेन अर्निंग। और इसकी एंट्री बढ़ाई थी, एंट्री क्या होती है, इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड डैश, यानी कि हर शेयर की मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू होती है उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू क्या होती है, जो शेयर्स पे वैल्यू लिखी हुई होती है, कोटेड प्राइस, यानी जो शेयर्स की, एक शेयर्स की लीगल वैल्यू, एक शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, उसे कहते हैं पार वैल्यू। लेकिन जो मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रहा होता है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो उन्होंने पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है एज पार वैल्यू से, एज कम्पेयर टू पार वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, हाँ, पार वैल्यू तो ₹10 होती है, लेकिन मार्केट में शेयर्स की प्राइस ₹12, ₹14, ₹15, ₹16। तो बताया था कि शेयर्स प्रीमियम कब आता है, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, शेयर्स प्रीमियम। तो इस MCQs के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट, क्या कहते हैं उसको, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट कहते हैं दिस इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल किसे कहते हैं, वो एसेट्स के जिसको फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और वो एसेट्स बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। अगर लैंड देंगे तो लैंड क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स है, कंप्यूटर भी क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, व्हीकल भी क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स। लेकिन जो है गुडविल है, तो गुडविल क्या, यानी गुडविल एक आपका इनटेंजिबल एसेट्स, जस्ट लाइक रेपुटेशन, जस्ट लाइक आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेबिलिटी, तो वो जो गुडविल है, और उसको कोई हम फिजिकली फॉर्म में नहीं होता। तो गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है। बाकी टेंजिबल किसे कहते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल इनटेंजिबल में डिफरेंस बता दिया, और गुडविल क्या है इसमें, इनटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद अजहर एंड आसिफ आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंस ₹50,000 ईच। अजहर और आसिफ दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस 50,000 है, यानी अजहर का भी कैपिटल कितना है 50,000, और आसिफ का भी कैपिटल कितना है 50,000। देयर कैपिटल रेशो क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर दोनों पार्टनर्स कैपिटल 50,000 रुपये हैं तो दोनों पार्टनर्स में 4040 माइनस करते हैं, क्या रह गया 5 और 5, और 5 और 5 अपने ही टेबल में आते हैं, 5 तो रेशो क्या बनना चाहिए, 1:1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर के जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो। ठीक है, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने यहाँ पे नाम लिए हुए फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस ताल्लुक मशीन के स्टार्ट करने से, लाने से नहीं है। और हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर मशीन की कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, और वो सब को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जैसे टेस्ट रनिंग कॉस्ट, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और इसका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में मोर देन 1 ईयर के लिए, क्योंकि उस एसेट को लाने के लिए पे किया गया, उस एसेट को परचेज करके लाने के लिए, ला के लगाने के लिए, फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज़ के लिए पे किया गया। इसीलिए ये सब क्या है, मशीन का पार्ट है। जब ये मशीन का पार्ट है तो फिर हम इनको करंट पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा इसने क्या है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच वन, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मशीन को लाने के लिए पे नहीं करते बल्कि इसका ताल्लुक इसके मशीन के स्टार्ट करने से नहीं है, अलग से है। और इसका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा। डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज डैश। डिबेंचर्स कौन सी लायबिलिटी होती है? ठीक है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर आपको पे करनी हो। अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, अनअर्न कमीशन, ठीक है, सैलरीज पेबल, ये जितनी भी लायबिलिटी हैं जिसको आपने नाम पढ़े हैं, ये सब करंट लायबिलिटी होती हैं जो कि विद इन 1 फाइनेंशियल पीरियड पे करनी होती है। जबकि डिबेंचर्स, बैंक लोन, ठीक है, बॉन्ड्स पेबल, ये सब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बोरोइंग करते हैं, कर्जा करते हैं और उसकी प्रॉमिस करते हैं कि पेमेंट की जाएगी, दैट्स कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही है कि अगर हमने बिजनेस में एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ भी मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बांटना है। ठीक है, दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें जिन कौशलों की डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बांटना है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद 9 में, इफ़ अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स एट अ हायर प्राइस देन द पार वैल्यू। अगर मार्केट में उसकी शेयर्स की प्राइस हायर हो, ज़्यादा हो, किसके, पार वैल्यू से अकॉर्डिंग, तो पार वैल्यू से अगर ज़्यादा प्राइस हो, द डिफरेंस इज नोन एज डैश। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रीमियम। क्या रिकॉर्ड करते हैं, शेयर प्रीमियम। एंट्री पढ़ाई क्लास में, क्या बताते थे एंट्री, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए, पैसे हासिल किए और पार वैल्यू से अबव में इशू किए, तो एंट्री होती है बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट, और डिफरेंस को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे, शेयर्स प्रीमियम। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, if new partner purchases share from old partners then the total capital of the firm after addition of the new partner dash। ठीक है, इस बात को याद कर लें अच्छी तरह कि अगर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में बाय परचेज से आएगा, बाय परचेज फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, किसी ओल्ड पार्टनर में से किसी का कैपिटल परचेज करके आएगा, शेयर परचेज करके आएगा, इंटरेस्ट परचेज करके आएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ना वो कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस में ना कोई कैश लेके आया, ना कोई फर्नीचर, ना कोई इक्विपमेंट, जस्ट लाइक वो सिर्फ एक खाली परचेज करके आ रहा है, तो उससे एक का कैपिटल कम हो रहा है, दूसरे का कैपिटल बढ़ रहा है, तो लिहाजा एसेट्स पे, टोटल कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, पार्टनर्स की तादाद बढ़ जाएगी, कल तक 2 पार्टनर्स थे तो अब बिजनेस में 3 पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू डैश। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसका बिल्कुल सिमिलर है, किस जैसा ही है, बैलेंस शीट जैसा। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री बनाई होगी, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, तो उसमें देखिएगा कि उसकी बिल्कुल ये बैलेंस शीट का ही सिमिलर है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट पे कहते हैं द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डैश। वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए पे किए जाते हैं, यानी लाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए पे किए जाते हैं, शुरू करने के लिए पे किए जाते हैं, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी प्रोमोटर्स वो अखराजात जो करते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल लॉयर्स की पेमेंट करनी है, अटॉर्नी की फ़ीस पेमेंट करनी है, और तमाम डिफरेंट खर्चे, शेयर्स की प्रिंटिंग होगी, वो सारे खर्चे किस में होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और ये भी याद रखें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। इसको हम लोग एक्सपेंस चार्ज नहीं करते बल्कि क्या चार्ज करते हैं, इसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं इसको। नाम में लिखा हुआ है इसके एक्सपेंस, देखें नाम में इसका एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं है बल्कि इसकी नेचर क्या है, एसेट। नेक्स्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डैश। डेप्रिसिएशन प्रोसेस किस चीज़ का है, कॉस्ट एलोकेशन का है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन, अप्रेजल, वैल्यूएशन ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन नाम किस चीज़ का है, जब आप एक एसेट परचेज करते हो तो उस एसेट को उसकी यूज़फुल लाइफ में डिवाइड करते हो
कि ये एसेट अगर 5 ईयर्स बेनिफिट देगा तो 5 ईयर्स मुझे कितनी कितनी कॉस्ट का हिस्सा हर साल एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसे कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है उनके गिवन ईयर्स में। नेक्स्ट कहते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डैश, यानी अगर कॉस्ट में से माइनस करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये फार्मूला ही है। किसका फार्मूला है ये? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू का जो फार्मूला है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में के लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि उसका फार्मूला ये बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, तो वहाँ भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज यूज्ड इन केस ऑफ डैश। हमने कहाँ पढ़ा था इसको? लॉस और गेन ऑन लिक्विडेशन में पढ़ा था हम लोगों ने इसको। तो जो अकाउंट लिखा हुआ है रियलाइजेशन, ये अकाउंट कब आता है? जब बिजनेस को वाइंड अप करते हैं फर्म को वाइंड अप करते हैं, कारोबार को ख़त्म करते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडेशन। उस वक्त हम ये देखते हैं, अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन का। नेक्स्ट कहते हैं कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड आउट ऑफ डैश। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कहाँ से करती है? कंपनी ने अपना प्रॉफिट सारा कहाँ ट्रांसफ़र किया होता है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। तो लिहाजा कंपनी जो प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो कौन से अकाउंट से करेगी? इसी अकाउंट से करेगी, रिटेन अर्निंग के ही अकाउंट से डिक्लेयर करती है। द शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर डैश। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मालकान होते हैं। ठीक है। कंपनी को जो मैनेजर्स हैं वो अलग हैं, एजेंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो डिफरेंट लोग हैं। अगर 3 इसमें नाम याद कर लें, कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को मैनेज करने वाले कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स। ठीक है, मैनेज करना, काम चलाना, डिसीजन मेकिंग करना, डायरेक्टर्स। और कंपनी को स्टार्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स। जो फर्स्ट टाइम कंपनी को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स स्टार्ट करने वाले, और ऑनर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, उसको ऑन करने वाले, पैसे लगाने वाले। जबकि मैनेजर जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को मैनेज करने वाले होते हैं। डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू डैश। ये कैसे आती है? किसी एसेट की कॉस्ट में से अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी जाए, अगर एसेट में से कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दे तो क्या आती है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। सही। द नेचर ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट इज डैश। रिटेन अर्निंग कौन सा अकाउंट है? रिटेन अकाउंट है शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। हमने सिर्फ ये एक ही अकाउंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे अकाउंट हैं जो कि शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल, ये भी कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। शेयर प्रीमियम पड़ा था, ये भी कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। इसी तरह से कोई भी रिजर्व्स अगर रिकॉर्ड करते हैं आप लोग, ठीक है, तो जो रिजर्व्स हैं वो भी इसी के नाम से, जस्ट लाइक रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, रिजर्व फॉर एक्स वाई जेड, फला फला जो भी नाम है इसका, वो सब कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में आते हैं। इसकी नेचर इसी अकाउंट की है, शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है। द नेचर ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट होता है। सैल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर डैश। तो याद कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका दूसरा नाम ये भी लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को और क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं इसको। और फिर इसके बाद 1 बाय 1 सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको इस चैप्टर में समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन अगर देखें, लिखा हुआ है इन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज कॉल्ड डैश। अगर याद करें, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और क्या बनाते हैं साथ में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी कहाँ रिपोर्ट करते हैं? बैलेंस शीट जैसी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल, ये कहाँ रिपोर्ट करते हैं? ये उसमें कहाँ लिखा जाता है? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जबकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नफ़ा नुकसान मालूम किया जाता है, नेट इनकम या नेट लॉस मालूम किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो पहला वाला है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट नंबर 2 में कहते हैं अनअर्न इनकम इज शोन इन बैलेंस शीट एज डैश। अनअर्न इनकम लायबिलिटी है, एडवांस इनकम, वो अमाउंट जो आपने एडवांस में रिसीव किया बट स्टिल नॉट अर्नड। अगर आपने अभी पैसे रिसीव कर लिए एडवांस में और पैसे कमाए नहीं है तो वो क्या है? अनअर्न इनकम है। और अनअर्न इनकम इज शोन इन बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो अनअर्न इनकम है वो एज अ करंट लायबिलिटी रिपोर्ट होती है। और करंट लायबिलिटी मीन्स क्या?
यानी कि जो एक विद इन 1 ईयर आप उसको पेमेंट करनी है, आपने वो पैसे अर्न कर लेने हैं, वो पैसे आपकी इनकम बन जाएगी या वो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जैसे जस्ट लाइक डिबेंचर्स पेबल, जो कि आपने मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए हायरिंग की होती है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में डिफरेंशिएट फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनअर्न इनकम क्या है, करंट लाइबिलिटी। सिर्फ एक यही नहीं, अनअर्न इनकम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक अकाउंट पेबल, ठीक है, नोट्स पेबल, और इसी तरह से अनअर्न इनकम, कैश डिविडेंड पेबल, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट कहते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स by way of gift in non-profit organization is described as dash। ठीक है, वो अमाउंट जो क्या आपने रिसीव किया है इन बाय वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि आपने गिफ्ट रिसीव किया है, तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं डोनेशंस। और सब्सक्रिप्शन तो वो होते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने मेंबर से हासिल करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी अगर देखा जाए तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न में ये इसकी इनकम होती है, और डोनेशन भी अगर देखा जाए तो ये भी इनकी इनकम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें डोनेशंस और सब्सक्रिप्शन, ये इसकी डेफिनेशन का फ़र्क आ गया कि अमाउंट रिसीव बाय फ्रॉम एनी सोर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो वो क्या कहलाएगा, डोनेशन कहलाएगा। और जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम द मेंबर्स, वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज डैश। ठीक है, वो अमाउंट जो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। अब रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या पढ़ाया, देखिए अगर बिजनेस में 3 पार्टनर्स और इन 3 में से 2 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं और एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है, ठीक है, और हम उसको पेमेंट करते हैं, पार्शियल पेमेंट कर दी हमने उसको और कहा कि बाकी रिमेनिंग पैसे हम आपको इन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स हम आपको पेमेंट करेंगे, और 3 मंथ्स का हम आपसे नोट साइन कर लेते हैं। तो इट मीन्स के नोट पेबल लाइबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट होगा, द लोन रिपोर्ट होगा, और लिखा हुआ क्या है, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज डैश। ठीक है, वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है, जो आपने प्रॉमिस किया है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का, तो वो बैलेंस शीट में एज अ क्या शो करेंगे, तो एज अ लोन शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी है हमने एक पार्टनर को 80,000, और 80,000 में से हमने 20,000 कैश पे कर दिया उसको, एंड रिमेनिंग 60,000 के लिए हमने उससे नोट साइन कर लिया। तो जो अमाउंट नोट साइन किया है वो पैसा हम उसको इन फ्यूचर पे करेंगे बाद में, तो वो क्या है, एज अ लोन। 5 में कहते हैं कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट इज इक्वल टू डैश। अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाए तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपने देखा था कि कैपिटल एट एंड लिखते हैं, फिर उसमें ड्राइंग होती है, ड्राइंग को प्लस करते हैं, ऐड बैक करते हैं, और कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों को माइनस कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करना है, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट। इस वक्त क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, इस वक्त क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो भी होती है तो वो भी इसको इस्तेमाल की जाती है। अभी सिंपल ये 2 एलिमेंट मेरे पास है, तो मुझे क्या मालूम करना है, अनएडजस्टेड इनकम और लॉस आएगा, यानी कैपिटल एट एंड में से जब कैपिटल एट स्टार्ट माइनस कर देंगे तो उसे क्या नाम देंगे, अनएडजस्टेड इनकम और लॉस। ठीक है, फाइनली हम उसको नेट इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि नेट इनकम फाइनली जो होती है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तमाम एडजस्टमेंट्स करने के बाद आएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस एडिशंस करने के बाद। Nile bless you. On. बताएंगे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस एडिशंस करने के बाद। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद द प्रॉफिट गिवन ऑन डिवेंचर्स, यानी वो प्रॉफिट या वो अमाउंट जो हम डिवेंचर्स पे देते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। रिमेंबर के हमारे पास पैसे आने के, कंपनी में पैसे, फाइनेंस, रुपया पैसा रिसीव करने के 2 तरीके होते हैं। शेयर्स के ज़रिए हम इशू करते पैसे हासिल करते हैं और उसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिबेंचर्स के ज़रिए अमाउंट हासिल करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप कंपनी शेयर्स इशू करके पैसे हासिल करती है तो फिर शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करती है कि हम आपको एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट अमाउंट देंगे आपको, तो वो प्रॉफिट की सूरत में दिया जाता है, डिविडेंड की सूरत में दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया या स्टॉक डिविडेंड दिया, यानी कि शेयर्स पे जो मिलने वाला मुनाफा होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, शेयर्स पे जो मिलने वाला मुनाफा है
जबकि डिबेंचर्स पे जो मिलने वाला अमाउंट है देने वाली, यानी आप जो कंपनी देगी अमाउंट पे करेगी, वो क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट आसान लफ्ज़ों में क्या बोलेंगे कि वो अमाउंट जो हम डिबेंचर पे देते हैं, पे करते हैं, वो क्या होता है, इंटरेस्ट। क्योंकि वो अमाउंट जो हम लोग शेयर्स पे अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो क्या होता है, डिविडेंड। शेयर्स के लिए डिविडेंड और डिबेंचर्स के लिए इंटरेस्ट। कंपनी ने इसी प्रॉमिस पे पब्लिक से अमाउंट हासिल किया होता है। डिबेंचर्स लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, डिबेंचर्स पेबल, और उस अमाउंट के लिए कंपनी ने प्रॉमिस किया होता है कि फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे आपको हम इतना % इस पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जर्नल रिजर्व्स आर क्लासिफाइड एज डैश। अब देखिए जर्नल रिजर्व फॉर एक्स वाई जेड कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, ये सब जितने भी रिजर्व्स हैं ये सब कहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं। और ये जितने भी रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन या रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, ये सब के सब जो है वो कौन से अकाउंट हैं, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। ठीक है, तो ये इन चारों में से अगर देखें, तीनों में से जो लास्ट वन है शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, ये इसकी नेचर है। नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स डू नॉट मेंटेन डैश। नॉन प्रॉफिट अर्निंग जो है वो लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन नहीं करते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते। और अगर केयरफुली देखें तो फर्स्ट वन क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉन प्रॉफिट कंसर्न वाले क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं फॉर ऑल द रिसीविंग एंड फॉर ऑल द पेमेंट्स के लिए। और क्या बनाते हैं इसके साथ साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं इसके साथ साथ, बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। जबकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव किया है वो क्या है, यानी वो अमाउंट जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया सब्सक्रिप्शन का, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लायबिलिटी। जैसे कि उसको हम लोग सिंपल शॉर्ट वर्डिंग में ये कह सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम, यानी अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, यानी वो सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में रिसीव की है। And remember कि unearned income it is your current liability and it will be reported in balance sheet। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगा ये कहाँ रिपोर्ट करेंगे, बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। सही, नंबर 9 हो गया। ये नंबर 10 में आ जाए। द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग और क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। याद रखिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम का दो नाम है, एक अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एक कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और क्यों कहते हैं इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिकॉज नो प्रॉपर रेवेन्यू एंड नो प्रॉपर एक्सपेंसेस। आपके पास कोई मुकम्मल आमदनी और खर्चों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, कैपिटल एट दी स्टार्ट, कैपिटल एट दी एंड की हेल्प से, मदद से बिजनेस का, ऑनर का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर डैश। अब याद करें कि प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में करंट अकाउंट हम लोग कब ओपन करते हैं, करंट अकाउंट हम लोग जब ओपन करते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, देखिए दो तरह के होते हैं कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि उसके लिए सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में प्रॉफिट लॉस जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री क्या होनी चाहिए, इनकम सवरी डेबिट, ए कैपिटल क्रेडिट, बी कैपिटल क्रेडिट, सी कैपिटल क्रेडिट। जबकि अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो सिर्फ एंट्री में टाइटल का फ़र्क आएगा, कैपिटल की जगह हमें ए करंट, बी करंट, सी करंट लगाना होगा, एंट्री वही बनेगी, इनकम सवरी डेबिट, ए करंट क्रेडिट, बी करंट क्रेडिट, सी करंट क्रेडिट। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कैपिटल्स जो है हमारे फिक्स्ड है, तो हम अपने कैपिटल्स को चेंज करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो वैसा ही का वैसे ही रहे जैसा है। ठीक है, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी वो कैपिटल वैसे ही दिखाई दे जैसे हमने आज फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किए थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं करंट अकाउंट के नाम से। 12 में कहते हैं
The person who takes the initiative in the matter of formation of the company is called dash, यानी वो लोग वो, ठीक है, इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव, यानी इसमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो लोग जो अपना इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोमोटर्स कह सकते हैं। ये बताया था आपको कंपनी के लेक्चर में जब सवाल क्लास में पढ़ाए थे, तो बताया था वो लोग जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कंपनी को फॉर्म करते हैं दैट, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग प्रोमोटर्स कहते हैं। और शेयर होल्डर्स कौन लोग, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है उसे शेयर होल्डर्स कहते हैं। जबकि डायरेक्टर्स कौन से लोग होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, उनके सारे मैटर्स रन करते हैं। He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that? मैटर्स रन करते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं The expenses incurred in the formation of a public limited company are called dash, यानी वो expenses जो हम लोग किसी public limited company को फॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, स्टार्ट करने के लिए किए जाते हैं, उसका नाम होता है preliminary expenses। एंड रिमेंबर कि preliminary expenses की नेचर एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, बल्कि ये अकाउंट है एसेट, ठीक है, इसकी नेचर क्या है, एसेट अकाउंट है। और जब ये एसेट अकाउंट है तो ये कहाँ रिपोर्ट करेंगे, इसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे एज एन एसेट्स, ठीक है। ये होता क्या है कि कंपनी को स्टार्ट जब करते हैं तो उसकी बहुत सारे इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स पे खर्चे पे किए जाते हैं। अभी एक कंपनी बनी नहीं है, एक इदारा बना नहीं है, लेकिन उसके खर्चे एक्सपेंसेस होने पहले से देखे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हम लोग इनिशियली पे करते हैं उस हम लोग कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 14 में कहते हैं द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डैश, यानी वो प्रॉफिट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था डिबेंचर के टाइम पे, तो डिबेंचर्स पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, जबकि वो प्रॉफिट जो हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं ऑन द शेयर्स, यानी जो उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को उनको जो मुनाफा देंगे हम लोग, क्या होगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है वो एज अ प्रॉफिट दिया जाता है किसको, शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं इन द केस ऑफ एडमिशन ऑन मोर देन बुक वैल्यू द गुडविल और बोनस इसकी। अब ये बात याद कर लें कि अगर इन्वेस्टमेंट मोर देन है तो मोर देन बुक वैल्यू में जो गुडविल है और बोनस है, ये दोनों किसको जाती हैं, ये दोनों ओल्ड पार्टनर को जाते हैं, सही है। मोर देन बुक वैल्यू में, मोर देन मीन्स यानी कि जितने पैसे उसको इन्वेस्ट करने थे उससे भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उसको बोलेंगे मोर देन। तो उस सूरत में गुडविल हो या बोनस हो, दोनों ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। और अगर इन केस के न्यू पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन है, लेस देन बुक वैल्यू, तो लेस देन बुक वैल्यू में चाहे वो गुडविल हो या बोनस हो, वो किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो एक ही एमसीक्यू से दोनों एमसीक्यूज याद कर लें कि मोर देन के लिए गुडविल बोनस ओल्ड पार्टनर का, जबकि लेस देन के लिए गुडविल बोनस न्यू पार्टनर का। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद At the time of liquidation, the remaining cash is to be distributed among the partners, ठीक है, डैश। जब हम लिक्विडेशन करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म को जब लिक्विडेट किया जाता है, फॉर्म को वाइंड अप करते हैं, तो लास्ट स्टेप याद करें। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सेल ऑफ अदर एसेट्स सेल करने की एंट्री बनाते हैं, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनाते हैं, क्लास में डिस्कस किया है, पढ़ाया है ये, लॉस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाते हैं, और आखिर में पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। यानी लास्ट एंट्री में जो अमाउंट को पैसे देते हैं, पार्टनर्स को पैसे देते हैं, उन पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए हम इक्वली नहीं पे करते हैं, ठीक है, तो इसमें इक्वली मत लगा दीजिएगा। और पैसे हम लोग कैसे देते हैं, ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड, नॉट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, नॉट ऑन द एवरेज कैपिटल, नॉट इक्वली, सही है। इन तीनों में से ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन राइट कौन सा वाला है, ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड, ये हमको पेमेंट की जाती है एट ए टाइम। नेम ऑफ द फिक्स एसेट्स नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनमें से कौन सा एसेट ऐसा है जो कि जिसको लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। बिल्डिंग एक बनाई है, उसकी लाइफ होती है, उसको डिमोलिश करना होता है उसकी बिल्डिंग की लाइफ के बाद, तो ये बिल्डिंग की भी एक लाइफ होती है, ज़्यादा उसको बिल्डिंग को हम लोग हर साल डेप्रिशिएट करते हैं, मशीन को डेप्रिशिएट करते हैं, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करते हैं, जबकि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती, लिहाजा जब लाइफ नहीं होती तो उसको हम लोग डेप्रिशिएट भी नहीं करते। लैंड इज योर फिक्स्ड एसेट्स, लैंड हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट जरूर है, लेकिन लैंड पे किसी किस्म का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता।
एंड रिमेंबर कि जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, कॉस्ट एलोकेशन का प्रोसेस है। कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है, यानी कीमत को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है और 1 लाख उसकी जो है वो वैल्यू है, कॉस्ट है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है मान लें, तो फिर 5 लाख 5 ईयर्स में इस्तेमाल होंगे, तो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके इस तरह से वो क्या की जाएगी, कॉस्ट एलोकेट की जाएगी। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। डेप्रिसिबल कॉस्ट क्या होती है, डेप्रिसिबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कॉस्ट में से अगर माइनस कर दी जाए स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू हटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड करेगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मशीन एंड डेप्रिसिएबल कॉस्ट, तो पहले तो कॉस्ट ऑफ मशीन सभी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बहुत से कम बच्चों की तरफ ध्यान जाएगा कि भाई डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेट भी कर लोगे, ठीक है। जब कॉस्ट मालूम कर लोगे तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू की रकम सवाल में दी भी होगी, तो उसको अलग से हेडिंग देके कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेप्रिसिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। नंबर 20 में लास्ट में कहते हैं अनअर्न इनकम, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो अनअर्न इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, ठीक है इसी तरह का एमसीक्यूज था अनअर्न इनकम, लेकिन वो पहले पूछ रहे थे कि अनअर्न इनकम कहाँ रिपोर्ट करते हैं, तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। जबकि अनअर्न इनकम क्या है, कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, एडवांस इनकम नहीं है। और नोवेक की बिगेस्ट सेल हो गई है लाइव, 80% डिस्काउंट है, फिर चाहे एयरबड्स हो, शीट में रिपोर्ट करते हैं। जबकि अनअर्न इनकम क्या है, कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, एडवांस इनकम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सभी ख्याल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो इसको कर दो। और फर्स्ट कहते हैं एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ, ठीक है, इज नोन एज डैश। किसी एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ गुजारने के बाद जो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाती है, किसी चीज़ की वैल्यू की पैसे मिल जाते हैं, उसे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, किसी एसेट की कॉस्ट में से वो कॉस्ट जब हम उसको अलग कर देते हैं कि वो पैसे जो हमें वापस मिल जाएंगे एट दी एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ के एंड पे, यूजफुल लाइफ सपोज फॉर एग्जांपल एक एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, तो 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उस चीज़ की आपको पैसे मिल जाएंगे, उसे कहते हैं क्या, सैल्वेज वैल्यू। बाकी कॉस्ट तो पता ही है आपको, कॉस्ट किसी एसेट की कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू अलग करने के बाद जो कॉस्ट बचती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आसान लफ्ज़ों में समझे, अगर जैसे हमने एक टेबल परचेज की और वो टेबल हमने परचेज की है लेट सपोज 10,000, 10,000 की परचेज की। अब 10,000 रुपये की आपने अगर एक टेबल परचेज की है, यकीनन उसकी सेलिंग वैल्यू भी होगी जब इसको हम सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस एसेट की लाइफ 5 ईयर्स है, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद भी कारपेंटर ने बताया, फर्नीचर वाले ने बताया कि ये चीज़ 2,000 की बिक जाएगी, यानी 10,000 की चीज़ परचेज की है और 2,000 की बिक जाएगी, तो 2,000 रुपये क्या हुआ है, स्क्रैप वैल्यू। और जो उसकी बाकी 8,000 वो क्या हुए, और बाकी जो 8,000 है वो क्या रहेगी, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट, ठीक है। बुक वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। कॉस्ट में से मशीन कितनी इस्तेमाल हो चुकी है, कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कॉस्ट में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या बचता है, बुक वैल्यू बचती है। तो ये 3 तरह की वो हैं वैल्यूज हैं, सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, बुक वैल्यू, कॉस्ट। इसमें से यहाँ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है, एक अंदाज़ा होता है कि इतने में ये चीज़ बिक जाएगी किसी एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। नंबर 2 में कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट। किसी एसेट की बुक वैल्यू जो होती है वो आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी एसेट की बुक वैल्यू कैसे आती है, तो बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट कैन बी कैलकुलेट एज डैश। कैसे, कॉस्ट में करंट ईयर का डेप्शन प्लस करते हैं, ऐसा नहीं है, कॉस्ट प्लस एक्युमुलेटेड डेप्शन, ऐसा भी नहीं है, कॉस्ट में से माइनस करते हैं करंट ईयर, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने ये पढ़ा था बुक वैल्यू का फॉर्मूला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कि जब किसी एसेट की बुक वैल्यू मालूम की जाती है तो कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, उस साल का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो क्या आती है, बुक वैल्यू आती है।
ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा कि कॉस्ट माइनस एक्चुअल रिडक्शन। नेक्स्ट कहते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट में कहते हैं नंबर 3 में, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट के इदारे में दिस इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। याद रखें, नॉन प्रॉफिट वाले इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, बल्कि इनकम स्टेटमेंट की जगह वो लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सब कुछ होता वही है। बिजनेस कारोबार में हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, वो लोग उसमें सरप्लस कहते हैं। हम लोग बिजनेस कारोबार में उस चीज़ को लॉस कहते हैं, वो लोग उसको डेफिसिट कहते हैं। हम लोग बिजनेस में कारोबार में कैश बुक बनाते हैं, वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। हम लोग बिजनेस कारोबार में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टर्मिनोलॉजीज़ का और चीज़ों का फ़र्क है। अदरवाइज सेम अकाउंटिंग रिकॉर्ड वैसे ही मेंटेन किया जाता है जैसे बाकी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न में इनकम स्टेटमेंट की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ से हम लोग क्या मालूम करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट तो बनती है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है और कैश बुक नहीं बनती, कैश बुक की जगह रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है। अगला नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से कनेक्टेड है। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक की जगह नॉन प्रॉफिट में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। यही आपको सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही दिया जाता है। रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, पैसे आए पैसे गए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं में से विच आर योर रेवेन्यूज, विच वन आर योर एक्सपेंसेस। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी आपकी जो है वो आमदनियाँ खर्च हैं, तो वो सिलेक्ट करके आप लिखते हैं। तो यहाँ पे आया सवाल क्या है कि नॉन प्रॉफिट में कैश बुक क्या इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। The value of books in liability of a non-profit concern is shown बैलेंस शीट। ऑब्वियसली बुक्स जो है वो हमारा एसेट्स तो हैं और फिक्स एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे उसको, फिक्स एसेट्स वाली कैटेगरी में। करंट एसेट्स तो नहीं है, करंट एसेट में जस्ट लाइक कैश, बैंक, ठीक है, किसी चीज़ का रिसीवेबल और इस तरह की सप्लाईज, प्रीपेड, ये सारे करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ तो आपकी इक्विटी साइड पे आती हैं, अनअर्न्ड, अकाउंट पेबल, सही है, सैलरीज पेबल। दिस नेक्स्ट में कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एज डैश। देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिले बट नॉट अर्नड, कमाए नहीं है, पैसे मिले कमाए नहीं है, पैसे लेके रख लिए, अभी फ़िलहाल जेब में है, पॉकेट में है, कमाए नहीं है, अर्न नहीं किए हैं, एडवांस पैसे आ गए। तो अगर एडवांस पैसे आ गए तो फिर तो हमारा एसेट नहीं है, फिर वो हमारा क्या है, वो लायबिलिटी है। ठीक है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। ठीक है, असल में आ रही है लायबिलिटी किस तरह से, लायबिलिटी इस तरह से कि पैसे हमने ले लिए, कमाए नहीं हैं, जब कमाए नहीं हैं फिर वो हमारा लायबिलिटी हुआ, जब तक नहीं कमाएंगे वो लायबिलिटी रहेगा। हाँ, जिस दिन कमा लेंगे तो फिर वो हमारी लायबिलिटी से इनकम बन जाएगा। फिलहाल राइट नाउ उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे एज अ लायबिलिटी। अब यहीं से एक बात और एमसीक्यूज़ की समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि भाई रिसीव्ड और अर्न वाला जो वर्डिंग्स है ना, ये दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, मैं रिसीव्ड को पहले बाद में कर दूं और अर्न को पहले कर दूं। अब मैं बोलूँ, अब पढ़िए क्या पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एज डैश। क्या अब भी लायबिलिटी है? नहीं, अब की बार लायबिलिटी नहीं है। देखें, लव्स को हमने आगे पीछे कर दिया, वर्ड्स चेंज कर दिए, जब वर्डिंग चेंज कर दिया हमने, सिर्फ मैंने वर्ड्स को रिप्लेस किया, चेंज किया, उससे क्या हुआ, सेंटेंस का मतलब बदल गया। अब सेंटेंस का मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिए मिले नहीं है, तो अब की बार क्या बोलेंगे उसको, एसेट्स। ठीक है, तो अगर अर्न बट नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ तो फिर वो हमारा एसेट्स है, पैसे लेने हैं हमारे, जब वो पैसे लेने हैं तो फिर वो आपको क्या है, रिसीवेबल। और अगर रिसीव बट नॉट अर्न है तो फिर वो हमारा अनअर्न्ड लायबिलिटी। और ये दोनों बातें जो मैंने की हैं अभी, ये दोनों बातें हमारे एडजस्टमेंट डेटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है नॉन प्रॉफिट कंसर्न में। ठीक है, ये तो हो गया 6 नंबर 6। 7 में इफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप एडमिशन से एमसीक्यूज लिया गया, कहते हैं इफ ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर कैपिटल देन गुडविल गोज टू। देखिए, उन्होंने खुद ही इन्फॉर्म कर दिया कि अगर ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम करने के लिए विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है, एग्री नहीं करते, तो फिर वो गुडविल से होगा। अब सवाल ये है कि गुडविल किससे होगी, गुडविल किसको जाएगी, न्यू पार्टनर को जाएगी। और इसको इस तरह याद कर लें कि लेस देन में ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स अपना अगर कैपिटल कम करने के लिए रेडी नहीं है तो ऐसा उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन होगी, और लेस देन में गुडविल किसको जाती है, न्यू पार्टनर को जाती है। ठीक है, सेंटेंस आपको खुद ही इन्फॉर्म कर रहा है
ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा था तो ये सेंटेंस में गुडविल न्यू पार्टनर हो जाती है। और ये भी याद कर लें कि अगर लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो लेस देन में गुडविल हो या बोनस हो, दोनों न्यू पार्टनर को होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं गुडविल हमारा क्या है। गुडविल हमारा जो है वो क्या है, टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट्स। यहाँ लगाएंगे इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल किसे कहते हैं, वो एसेट्स की जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे पास फिजिकली मौजूद हो, उसे कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। और वो एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, ठीक है, जैसे लाइक गुडविल की बात होती है, तो गुडविल भी हमारा क्या है, एक इनटैंजिबल एसेट्स है। ठीक है, अर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, तो ये आपकी जो है वो, ठीक है, अर्निंग कैपेबिलिटी, इसको हम क्या नाम देंगे, गुडविल का नाम देंगे। तो गुडविल क्या है, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद आगे, इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड एज टैक्स। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि प्रॉफिट लॉस किस तरह बांटना है, तो किस तरह बांटना है, फिर इक्वली बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज पर बिगिनिंग कैपिटल रेशियो नहीं, अगर सवाल मेंशन होगा तो बांटेंगे। एज पर एंडिंग कैपिटल रेशियो ऐसा भी नहीं है। एवरेज कैपिटल रेशियो, ये सारे हमने तीनों जो है वो चारों पढ़े हैं। ठीक है, और इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है, और उसका जो है वो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से चैप्टर आता है। उस चैप्टर में ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके इस चैप्टर के ये सारे केसेस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट, तो ये क्या है, प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स देन ऑन रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर द पार्टनरशिप बिजनेस विल डैश। ठीक है, इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स, देखें समझें बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर 2 पार्टनर हैं और दोनों में से एक पार्टनर भी अगर बिजनेस से रिटायरमेंट ले गया, तो अब वो तो पार्टनरशिप तो रही नहीं। पार्टनरशिप कब होती है, मिनिमम 2 पर्सन्स, जब कम से कम 2 लोग हों तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब 2 पार्टनर्स थे, जब एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, तो अब वो एक पार्टनर चला गया, तो बिजनेस में सिर्फ एक ऑनर रह गया, और एक ऑनर को हम लोग क्या कहते हैं, सोल ऑनरशिप कहते हैं। तो बिजनेस में क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस विल गेट डिसॉल्व्ड, यानी कारोबार ही खत्म हो जाएगा, और अब वो जो है वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, सिर्फ एक सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। बाकी लिखा हुआ है नॉट बी डिसॉल्व्ड, और बाकी लिखा हुआ है अमलगमेटेड एब्सॉर्ब, ऐसा नहीं है, विल गेट डिसॉल्व्ड, कारोबार ही खत्म हो जाएगा। दिस टेम्पररी अकाउंट इज यूज इन लिक्विडेशन प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि लिक्विडेशन प्रोसेस में ये वाला अकाउंट यूज करते हैं एज अ टेम्पररी पर्पस के लिए, और वो कौन सा अकाउंट था, रियलाइजेशन। देखें 1 और जो ए और सी ऑप्शन है बहुत हद तक काफ़ी हद तक मिलते जुलते लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत केयरफुली काम करना है, ऐसा ना हो कि आप लगा रहे थे रियलाइजेशन और गलती से आप लिख दिया रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में बहुत हद तक सिमिलैरिटी है, एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अलग चीज़ है, रियलाइजेशन अलग चीज़ है। बात हो रही है कि लिक्विडेशन प्रोसेस में हम टेम्पररी जो अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, रियलाइजेशन। क्लास में पढ़ाया था कि जब एसेट्स बिजनेस के सेल करते हैं तो क्या होता है, या तो लॉस ऑन रियलाइजेशन या फिर गेन ऑन रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रियलाइजेशन। और क्यों रिकॉर्ड करते हैं टेम्पररी, कि फिलहाल रिकॉर्ड कर लिया है, अगली 2 एंट्री बाद इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स में क्लोज कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। जैसे स्टेप पढ़ाए देंगे, सेल ऑफ अदर एसेट्स की एंट्री पास करनी है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनानी है। तो तीसरी एंट्री किस चीज़ की होती थी, इसी चीज़ की होती थी, रियलाइजेशन, लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की। 12 में कहते हैं लॉस ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज ट्रांसफर टू डैश। अगर फर्म का लॉस है, लिक्विडेशन प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे, अभी आपको डिस्कस किया कि पहली एंट्री सेल ऑफ अदर एसेट्स, फिर लायबिलिटी पे करने की एंट्री, फिर तीसरी एंट्री में लॉस हो या गेन हो, जो भी हो, वो पार्टनर्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जब पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स की इक्विटी या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। कब बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है, अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स की इक्विटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि गेन डिस्ट्रीब्यूट किया है तो गेन के डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स की इक्विटी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट कहते हैं इफ अ पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल डेफिशिएंसी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज देन दिस पार्टनर इज टर्म्ड एज डैश। अगर पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर, ठीक है, अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी पूरी कर सकता है। अब व्हाट इज कैपिटल डेफिशिएंसी, क्या होती है, ठीक है, तो किसी पार्टनर का अगर कैपिटल कम हो और उसके हिस्से में लॉस ज़्यादा आ जाए, यानी जितना उसका कैपिटल नहीं है उससे ज़्यादा उसके हिस्से में लॉस आ जाए, तो फिर उस पार्टनर को पैसे मिलते नहीं हैं, बल्कि उल्टा वो ला के देता है। यानी बिजनेस में उस पार्टनर के लेने के देने पड़ गए। कारोबार में कल तक पैसे मिल रहे थे उसको, लेकिन अब पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि उल्टा देने पड़ेंगे, घर से ला के देने पड़ेंगे उसको, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पूरे करने पड़ेंगे लाके उसको। अपना बैंक बैलेंस सेल पूरा करे या अपने मोबाइल फ़ोन सेल करे, अपनी प्रॉपर्टी सेल करे, कुछ भी गाड़ी वगैरह कोई भी चीज़ सेल करके पैसे ला के दे। तो ये लिखा हुआ है इफ़ अ पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर पूरी कर सकता है डेफिशिएंसी को, अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पूरा कर सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट, अब मैं यही पूरा सेंटेंस रखूँ मैं, और मैं यहाँ लगा दूँ कैन नॉट लगा दूँ, बस कैन के बाद नॉट लगा दूँ। अब पढ़ें क्या लिखा हुआ है, if a partner cannot contribute any amount towards his or her capital deficiency from personal resources then this partner is termed as dash। अब देखें सिर्फ मैंने एक नॉट का वर्ड इजाफा किया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नॉट लगाने से सेंटेंस का मतलब बदल गया। अब ऑप्शन भी बदल जाएगा, अब ऑप्शन ए नहीं रहेगा, अब ऑप्शन क्या आएगा, बी। अब क्या लगाएंगे, इनसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, आई होप सो कि एमसीक्यूज तो समझा रहे हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। और यही एमसीक्यूज इसी तरह से एग्जाम में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो कोई आपकी राइटिंग चेक ही तो नहीं की जाती है। आपको तो सिर्फ खाली आपने 20 के 20 एमसीक्यूज सही लगाए, टिक मार्क सही लगाए, मतलब ऑप्शन सही लिखे हैं, आपको उसके 20 और 20 मार्क्स मिल सकते हैं। The amount of goodwill of the firm at the time of liquidation is distributed among the partners। ठीक है, अगर चैप्टर आपको चैप्टर हो लिक्विडेशन का, और लिक्विडेशन वाले चैप्टर में आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम मार्केट में सेल करने जाएं तो ये सेल आउट नहीं होगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स है। फॉर एग्जांपल द बिजनेस को हम वाइंड अप करते हैं, हमारे बिजनेस में फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीन है, वो तो हम सेल करते हैं। फर्नीचर मार्केट में लेके जाएंगे, फर्नीचर बिक जाएगा, मशीनरी बेचने के लिए जाएंगे, मशीनरी बिक जाएगी, ठीक है, इक्विपमेंट बेचने के लिए जाएंगे, इक्विपमेंट भी बिक जाएगा। गुडविल ऐसा एसेट है कि जिसको हम जब फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो लिहाजा उसको हम सेल भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गुडविल एज अ लॉस पार्टनर्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, एज अ लॉस। गुडविल एज अ लॉस पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कैसे, फिर जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल क्या है हमारा, एसेट अकाउंट है, एसेट बंद करना है। ठीक है, तो एसेट अकाउंट बंद करने के लिए क्या करेंगे, एसेट का ऑलरेडी बैलेंस किस साइड पे होता है, डेबिट साइड पे होता है, बंद करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो गुडविल तो क्रेडिट कर देंगे, बंद जाएगा, तो लेकिन बदले में कौन से अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करेंगे। सपोज दैट ए बी सी पार्टनर, जब एंट्री बनेगी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, और आखिर में क्रेडिट कर देंगे गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा। फिर जब फाइनल एंट्री बनाएंगे, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बनाएंगे, तो फिर इस एंट्री को भी भूलिएगा नहीं। अगर आपने पहली एंट्री में भी लॉस हुआ, सपोज करो लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो वहाँ भी अगर आपने पार्टनर्स के कैपिटल को कम किया है तो वहाँ पे भी माइनस करेंगे, और फिर जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए इसको भी माइनस करके फिर आखिर में पैसे देंगे। ठीक है, लास्ट में कहते हैं नंबर 15 में शेयर होल्डर्स आर डैश। शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के क्या है शेयर होल्डर्स, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स तो नहीं है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं। जब कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं तो लिहाजा शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या हुए, ऑनर्स, मालिकान। ठीक है, ऑनर ऑफ द कंपनी हो गए। इसी से मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाया था कि शेयर होल्डर्स अगर ऑनर ऑफ द कंपनी है तो कंपनी को स्टार्ट करने वाले कौन लोग होते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने वाले इनिशियल, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस से गुजारने वाले वो होते हैं प्रोमोटर्स, PROMOTERS। प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसी तरह से कंपनी को मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है ना, तमाम बिजनेस में काम अंजाम देना, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, ऑनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स
इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, जबकि प्रोमोटर्स कंपनी को फॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। डिबेंचर्स आर रिपोर्टेड टू द बैलेंस शीट। ये पता है कि डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह एक सर्टिफिकेट्स, पैसे कंपनी हासिल करती है। जब कंपनी पैसे हासिल करती है तो बदले में क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। और जब कंपनी बदले में शेयर्स इशू करती है तो उसको शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री पढ़ाई थी आप क्लास में, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। सेम इसी तरह से डिबेंचर्स भी कंपनी हासिल करती है पैसे डिबेंचर को इशू करके, बस फर्क ये है कि डिबेंचर्स को एज अ लोन रिकॉर्ड करती है, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है कि लोगों से, पब्लिक से पैसे मिले हैं तो ये डिबेंचर जो है वो क्या है, लायबिलिटी है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स आर रिपोर्टेड द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। एंड कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स पेबल हमारे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। 17 में कहते हैं द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन द सिंगल एंटिटी सिस्टम इज डैश। सिंगल एंटिटी सिस्टम में आपने बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया था और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या था, एक तरीके से बैलेंस शीट थी। और बैलेंस शीट हमें क्या इन्फॉर्म करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन इन्फॉर्म करता है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट सिंगल एंट्री में किस जैसी होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसी होती है। यहाँ पे लगाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। बाकी की बात हो रही है किसकी, सिंगल एंट्री सिस्टम की हो रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग बैलेंस शीट्स नहीं लगाएंगे, होती बैलेंस शीट जैसी है, लेकिन लगाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। The shares at more than the par value are said to be issued dash, ठीक है। वो शेयर जो हमने मोर देन द पार वैल्यू में इशू किए, यानी कि पार वैल्यू से भी ज़्यादा में इशू किए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाकी डिफरेंस को हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रीमियम, ठीक है। क्लास में डिस्कस किया था कि प्रीमियम कब रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करते हैं। प्रीमियम जब मार्केट वैल्यू शेयर्स की पार वैल्यू से ज़्यादा हो, यानी मार्केट में प्राइस अगर शेयर्स की पार वैल्यू से मोर देन हो तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम। और अगर मार्केट में शेयर्स की पार वैल्यू से भी लेस देन हो, ठीक है, लेस देन द पार वैल्यू, इफ द शेयर्स आर इशूड एट द लेस देन द पार वैल्यू देन दिस इज इशूड, देन इट इज सेड टू बी इशूड टू एट डिस्काउंट रेट, ठीक है। सो डिस्काउंट कहेंगे उसको। तो प्रीमियम कब होता है, जब शेयर्स की पार वैल्यू से ज़्यादा में मार्केट प्राइस इशू हो तो प्रीमियम, और कम में हो तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। नेक्स्ट कहते हैं अनअर्न्ड सर्विस इनकम इज डैश। हमारी जो अनअर्न्ड सर्विस इनकम है वो क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अनअर्न्ड सेल, आपके अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है, कोई भी ऐसा आपने एडवांस में जो इनकम रिसीव की है वो आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। क्लास में कहते हैं इफ़ इनकमिंग पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम एन ओल्ड पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आने से पहले ये किसी पार्टनर का कैपिटल परचेज करके आए, बाय परचेज करके आए, जब बाय परचेज करके आएगा तो क्या होगा, अगर हम सपोज कर लें मिस्टर सी एक न्यू पार्टनर है और बिजनेस में आ रहे हैं, ए पार्टनर से परचेज कर रहे हैं कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल डेबिट एंड सी कैपिटल क्रेडिट। अब देखें इस एंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, पैसे नहीं आए, कैश वगैरह नहीं आया, तो ज़्यादा फर्म के एसेट्स वगैरह पे इक्विटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्या कैपिटल कम हो रहा है, दूसरा कैपिटल बढ़ रहा है, एक की इक्विटी कम हो रही है, दूसरे की इक्विटी बढ़ रही है। तो याद रखें बाय परचेज में एक पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, यानी कि ओल्ड पार्टनर में से किसी का कैपिटल कम हो जाता है और न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रिंग्स नो